जय बद्री विशाल दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के चमोली जिले में नर और नारायण पर्वत के मध्य तथा अलकनंदा नदी के किनारे स्थित श्री बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भारत के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मिलकर छोटी 4 धाम बनाते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम और भारत के 4 धाम के साथ अक्सर लोगों का कन्फ्यूजन होता है। भारत के 4 धामों में बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वर धाम आते हैं। वहीं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आते हैं, जिसे छोटी 4 धाम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करें, बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँचे, बद्रीनाथ धाम में कहाँ रुके और खाने की क्या व्यवस्था है। साथ में जानेंगे दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम जाने का बेस्ट समय कौन सा होता है और यहाँ यात्रा के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। और अंत में जानेंगे दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पवित्र धार्मिक स्थल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए आज घूमते हैं बद्रीनाथ धाम। सबसे पहले बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम पहुंचा कैसे जाए। अगर आप रेल मार्ग द्वारा बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश है। इसके आगे का सफ़र बस या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे का रास्ता पर्वतीय और घाटी क्षेत्र से होकर गुजरता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी 315 किलोमीटर तथा ऋषिकेश से 295 किलोमीटर है। वहीं अगर आप फ्लाइट से बद्रीनाथ पहुंचना चाहते हैं तो इसका नज़दीकी एयरपोर्ट जाली ग्रांट देहरादून का है। यहां से बद्रीनाथ धाम की दूरी मात्र 330 किलोमीटर है। दोस्तों, ट्रेन और फ्लाइट से पहुंचने के बाद सबसे पहले हरिद्वार बस स्टैंड या फिर ऋषिकेश के बस स्टैंड पहुंचना होता है। यहां से आपको उत्तराखंड परिवहन निगम की बस मिल जाती है, जो आपको सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचाती है। इसके अलावा कई बसें जोशीमठ तक भी जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है, जहां से आपको बद्रीनाथ के लिए कई बसें तथा टैक्सी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम में कहाँ रुके। बद्रीनाथ यात्रा में रुकने का सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प है यहाँ के धर्मशाला। यहाँ आपको रहने और खाने की व्यवस्था भी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गढ़वाल मंडल निगम के गेस्ट हाउस भी आसानी से मिल जाते हैं। इनके अलावा भी बद्रीनाथ में कई प्राइवेट होटल भी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन जगहों का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन कैसे करें। भगवान विष्णु के दर्शन करने से पहले यहाँ स्थित तप्त कुंड में स्नान करना पड़ता है, जो बद्रीनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है। लेकिन इस प्राकृतिक कुंड का पानी काफ़ी गर्म होता है, जो यहाँ के ठंडे मौसम में स्नान करने में काफ़ी सुकूनदायक होता है। स्नान करने के बाद स्वामी नारायण जी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जाप करते हुए अपनी मनवांछित इच्छा लेकर प्रभु के दर्शन करते हुए भक्त आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि मोबाइल या कैमरा या किसी भी प्रकार का उपकरण मंदिर परिसर में ले जाना सख्त मना है। इसलिए आप अपने उपकरण अपने होटल में ही रख दें या फिर वहीं पर लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है, वहां अपने सामान जमा करने के बाद दर्शन करने जाए। दोस्तों, श्री नारायण के दर्शन के बाद आप वहां मंदिर परिसर के बाहर फोटो शूट या वीडियोग्राफी करके कुछ वक्त बिताए और अगले स्थान के लिए प्रस्थान करें। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के अलावा भी बद्रीनाथ में आसपास कई सारे दर्शनीय पर्यटक स्थल है,
तो आप चाहे तो इनके दर्शन करने भी जरूर जा सकते हैं। सबसे पहले आप जब साक्षात नारायण धरती लोक पर पहली बार आए थे तो पहला कदम जिस स्थान पे रखा था वहाँ के दर्शन करने जरूर जाए, जिसे चरण पादुका कहा जाता है। ये जगह बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर चढ़ाई वाले रास्ते पर स्थित है। बद्रीनाथ का अगला दर्शनीय स्थल है वसुधारा झरना। यह झरना बद्रीनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा तो ये भी जाता है कि इस झरने का पानी किसी पापी मनुष्य के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरता है। ये चमत्कारी झरना अपने पीछे कई रहस्यों को छुपाए हुए है। पर्वत श्रृंखलाओं से 400 फुट की ऊंचाई से गिरते समय पानी की जलधारा छोटी छोटी बूंदे में बिखर जाती है, जो मोतियों की तरह दिखाई देती है। झरने का पानी बहुत सारे जड़ी बूटियों से छूकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से जब मनुष्य के ऊपर गिरता है तो उस पानी से मनुष्य के बहुत सारे स्किनों के रोग से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इसे अमृत की वर्षा भी कहा जाता है। यहाँ आप माणा गांव से 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके पहुँच सकते हैं। बद्रीनाथ का अगला दर्शनीय स्थल है माणा गांव, जिसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। माणा गांव बद्रीनाथ मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप पैदल ही ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। माणा गांव के बाद भारत और चाइना का बॉर्डर आ जाता है। माणा गांव प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थान है। यहाँ की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। माणा गांव से ही आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर व्यास गुफा है। यहाँ भी दर्शन करने अवश्य जाए। पहाड़ों पर बनी ये गुफा काफ़ी आकर्षित लगती है। व्यास गुफा में दर्शन करने के बाद कुछ मीटर आगे चलने पर एक गणेश गुफा नामक स्थान है, जहां भगवान गणेश जी का मंदिर है, जो गुफा के अंदर मौजूद है। तो यहां भी दर्शन करने जरूर जाए। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद आधा किलोमीटर चलने पर एक स्थान आता है, जिसे भीम पुल कहा जाता है। यहीं पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है, जो पुल के सामने से ही निकलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग की तरफ जाना था और नदी का बहाव बहुत अधिक तेज होने की वजह से पांडव भीम ने पहाड़ की विशाल चट्टान को उठाकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर रख दिया और फिर पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर चले गए। यहीं पर माता सरस्वती जी का मंदिर भी है, जहां दर्शन अवश्य करें। पुल को पार करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगी भारत की अंतिम दुकान, जहाँ पर चाय नाश्ता किया जा सकता है और इसके साथ ही यहाँ पर फ़ोटो और वीडियोग्राफी करके यादों के तौर पर ले जाए, जो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने इंडिया की लास्ट दुकान में चाय पिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलते हैं, क्योंकि ये जानना यात्रा से पहले बहुत ज़रूरी होता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का समय होता है मई महीने में अक्षय तृतीया के दिन, और वापस कपाट बंद होने का समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी अक्टूबर महीने में दीपावली के बाद का समय, यानी कि वर्ष में 6 माह के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं और अगले 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसका कारण है कि यहाँ बहुत अधिक बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से रास्ते और मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ यात्रा का प्लान बनाते समय आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ऑफिशियल साइट पर जाकर केदारनाथ व बद्रीनाथ के कपाट कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं से लेकर यात्रा से संबंधित तमाम लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर कब जाए, कितने दिनों की यात्रा की प्लानिंग बनाए और एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ यात्रा मई में शुरू हो जाती है, जिसके कारण मई जून में काफ़ी भीड़ होती है
और रहना खाना भी थोड़ा महंगा होता है। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं और आपके पास समय है तो सितंबर और अक्टूबर माह में बद्रीनाथ यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय यहाँ पर भीड़ भाड़ भी कम होती है और होटलें भी कम रेट में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, बरसात के समय जुलाई और अगस्त में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने से बचें, क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ में बारिश अधिक होने के कारण आपको यात्रा में आनंद भी नहीं आएगा। बद्रीनाथ यात्रा के लिए आप 4 दिनों का टूर प्लान बना सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 5,000 रुपये के आसपास आएगा। तो दोस्तों, ये थी बद्रीनाथ यात्रा की कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वहीं अगर आप केदारनाथ यात्रा वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप इसे भी ज़रूर देखें। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाए तो नेचर को क्लीन और ग्रीन ज़रूर रखें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय बद्री विशाल।